सिंघानिया मेंशन में सभी साथ में डिनर कर रहे थे। निया के चेहरे पर अब कहीं जाकर उसकी सगाई की खुशी नजर आ रही थी। बार बार उसका ध्यान अपने फोन पर ही जा रहा था, जिस पर निशांत की बैक टू बैक कॉल्स आती जा रही थी। वैसे तो निया का फोन वाइब्रेशन पर था, पर जैसे ही कॉल्स आती थी वैसे ही फोन वाइब्रेट होने लगता था। सभी का ध्यान ना चाहते हुए भी निया की तरफ ही चला जाता था। अखिल और अहाना एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यूं मुस्कुराता देख निया ने बहाना बनाते हुए कहा, वे वे मेरी एक सहेली का फोन है, कल के बारे में बात करनी है उसे। तो सहेली का फोन उठा लो ना निया, बेचारी को क्यों इतना परेशान कर रही हो। अहाना ने निया को छेड़ते हुए कहा, कोई इतना जरूरी नहीं है भाभी, कल बात कर लूंगी। निया ने नजरें चुराते हुए कहा। अखिल निया के थोड़ा करीब झुक गया और धीरे से बोला, कहीं सहेली ज्यादा नाराज ना हो जाए और स्टेज पर बात ही ना करे। निया ने हैरानी से अखिल की ओर देखा, पर अगले ही पल उसकी हैरानी सर में बदल गई और उसने अपना सिर झुका लिया। क्या चल रहा है ये? निया बेटा, सब ठीक तो है ना? दिनेश जी ने पूछा। हाल बेहाल है पापा, बस पूछिए मत। निया के कुछ कहने से पहले ही अखिल ने धीरे से बोल दिया। उसकी बात सिर्फ निया और हाना ने ही सुनी थी। निया ने खा जाने वाली नजरों से अखिल को एक झलक देखा और फिर दिनेश जी की ओर मुड़ते हुए बोली, हाँ सब ठीक है पापा, मेरा डिनर हो गया है, मैं चलती हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर निया उठकर जाने लगी। तभी अहाना ने निया का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अरे, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो निया? अपनी सहेली को तो लेते जाओ। मेरा मतलब है तुम्हारा फोन टेबल पर ही रह गया है। अहाना ने शरारती ढंग से कहा। क्या भाभी, आप भी ना भाई जैसी हो गई हो। कहते हुए निया ने छट से टेबल से अपना फोन उठाया और अपने कमरे की ओर भाग गई। निया के चेहरे की मुस्कुराहट सब देख सकते थे। निशांत, तुम पागल हो क्या? बार बार कॉल्स करते जा रहे थे, जब मैं फोन नहीं उठा रही थी तो समझ आते ना कि मैं अभी सभी के साथ बैठी हूँ। निया ने हल्के से गुस्से में कहा। सभी के साथ बैठी हो तो क्या मुझसे बात नहीं कर सकती, या फिर सभी के सामने बताने में शर्म आती है कि मेरा फोन आया है? निशांत ने निया को छेड़ते हुए कहा। शर्म और मुझे? कभी भी नहीं, निया ने पूरे एटीट्यूड में कहा। पर सामने ड्रेसिंग टेबल के मिरर में खुद की तरफ निया देख नहीं पाई और उसने नजरें फिरा ली, क्योंकि उसका दिल जानता था कि नीचे अभी क्या हुआ था और अब वे निशांत से कैसे कोरा झूठ बोल रही थी। अच्छा ठीक है बाबा, तुम तो मेरी झांसी की रानी हो, अब खुश? निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा। निया भी निशांत की बात सुनकर मुस्कुरा दी। अच्छा सुनो, कल हमारी सगाई हो जाएगी, लेकिन शादी में तो अभी कुछ महीने लग जाएंगे, क्योंकि हमारा फाइनल ईयर खत्म होने में वक्त है। तो तब तक मैं कैसे तुम्हारे बिना रह पाऊंगा? निशांत की आवाज में कसक थी। निशांत, तुम भी ना पागल हो। अब सगाई के अगले दिन ही शादी थोड़ी हो जाती है, शादी में तो कुछ टाइम लगता ही है ना। निया ने निशांत को समझाते हुए कहा। पर कहीं ना कहीं वे भी यही सोच रही थी कि वे इतने महीने निशांत से कैसे दूर रह पाएगी। निया, हम अपनी फाइनल ईयर शादी के बाद कंप्लीट कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? हमारे कॉलेज में कितने स्टूडेंट मैरिड भी हैं ना? निशांत ने बड़ी उम्मीद से निया से पूछा। निशांत, कल सगाई के बारे में सोचो, उसके बाद शादी का देखेंगे। निया ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी नादानी पर निशांत भी हंस रहा था। अच्छा सुनो। हाँ निशांत, अब क्या हुआ? मुझे एक किस चाहिए। ओके। निया ने इतना कहा और अपने फोन पर एक किस कर दिया, जिसकी आवाज निशांत को साफ सुनाई दी। ये किस नहीं मेरी झल्ली, मुझे तुम्हारे पास आकर, तुम्हें अपनी बाहों में भरकर, तुम्हारे होठों पर। निशांत आगे कहता उससे पहले ही निया बोल पड़ी। रुक जाओ निशांत, आगे मत कहो। निया की आवाज में बेकरारी थी। रुका ही तो नहीं जा रहा निया, मैं अभी आ रहा हूँ तुमसे मिलने। निशांत ने अपने बेड से उठते हुए कहा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे निशांत, निया ने कहा। पर निया, निशांत कुछ कहता उससे पहले ही निया बोल पड़ी। कल मैं खुद तुम्हें किस करूंगी। इतना बोलते ही निया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वादा करो निया, निशांत ने कहा। वादा, निया ने भी कह दिया। अब सो जाओ, कहीं कल तुम्हारी नींद ही ना खुले और मुझे मेरे घर की इज्जत बचाने के लिए किसी और लड़की से सगाई करनी पड़े। निशांत ने मजाक में कहा था, पर निया बुरा मान गई थी। निशांत, तुम ना मुझसे बात मत करो, कितना स्टूपिड बातें बोलते रहते हो, एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि मुझ पर क्या बीतेगी। अरे आई एम सॉरी बाबा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। मैं तुम्हारे अलावा किसी और का हो सकता हूँ क्या? निशांत ने निया को मनाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी निशांत, निया ने तीखी आवाज में कहा।
ओके ओके मेरी जान, मैं समझ गया। अब थोड़ा मुस्कुरा दो और मुझे एक अच्छे से किस कर दो। निशांत ने कहते हुए खुद भी अपने फोन पर किस कर दिया। निया ने भी ऐसा ही किया। दोनों का मन तो नहीं था फोन रखने का, पर कल के दिन जल्दी उन्हें उठना था, इसलिए दोनों ने गुड नाइट किस के बाद एक दूसरे को बाय किया और फोन रख दिया। दूसरी तरफ अखिल पहले ही रूम में चला गया था। आहाना थोड़ी देर बाद रूम में आई। अखिल बेड पर बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था। अखिल काम में इस कदर खोया हुआ था कि उसे आहाना के आने का ख्याल ही नहीं रहा। ये बात आहाना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर फिर भी उसने अखिल से कुछ नहीं कहा और अलमारी से अपना नाइट सूट निकालकर बाथरूम में चली गई। कुछ मिनट के बाद आहाना चेंज करके बाहर आई। अभी भी अखिल लैपटॉप में ही खोया हुआ था। एक बार फिर से आहाना की ओर उसका ध्यान नहीं था। आहाना को तो पता था कि जब अखिल काम में बिजी होता है तब उसे कुछ भी होश खबर नहीं रहता, लेकिन वे इस तरह आहाना पर भी ध्यान नहीं देगा, इस बात का आहाना को नहीं पता था। और अब ये बात आहाना के बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। वे गुस्से में अखिल की ओर गई और अखिल के सामने खड़ी हो गई। अखिल ने आहाना की ओर देखा। आहाना कुछ कहने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अखिल ने अपना एक हाथ आहाना के आगे कर दिया, जिसका साफ मतलब था कि अखिल आहाना को कुछ देर चुप रहने का कह रहा था। आहाना ही जानती थी कि उसने अपने गुस्से को किस तरह कंट्रोल किया था उस वक्त। गुस्से में आहाना अखिल के पास से हट गई और अपनी साइड बेड पर आकर लेट गई। अखिल अगले कुछ वक्त तक यूं ही काम में बिजी रहा। आहाना ने लेटे हुए ही पलटकर अखिल की ओर देखा। अब वे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आहाना बेड से उठी, अखिल की साइड गई। उसने अखिल से कुछ नहीं कहा और अचानक से ही अखिल के आगे से उसका लैपटॉप उठाकर फोल्ड करके बेड की तरफ फेंक दिया। आहाना, क्या कर रही हैं आप? मैं बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन रेडी कर। अगले कुछ शब्द अखिल के मुंह से ही नहीं निकल पाए, क्योंकि आहाना ने अखिल को बेड पर धक्का दे दिया था। अखिल कुछ समझ पाता उससे पहले ही आहाना खुद अखिल के ऊपर आ गई और अखिल के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही उसने अपने होठों का अखिल के होठों पर रख दिया। आहाना बड़े ही गुस्से से अखिल को किस कर रही थी। अखिल के होठ से खून आने लगा था, पर आहाना ने अखिल को नहीं छोड़ा। अब अखिल भी खुद को रोक नहीं सकता था। अखिल कैसे खुद को काबू में रख पाता? अखिल ने आहाना को अपनी बाहों में कैद किया और एक झटके में आहाना को बेड पर नीचे कर दिया और खुद आहाना के ऊपर आ गया। इन पलों में एक बार फिर अखिल ने आहाना के होठों को आज़ाद नहीं किया और ना ही आहाना ने ऐसी कोई कोशिश की। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। आहाना को पता ही नहीं चला कब उसने अखिल की टी शर्ट उतार दी। अखिल का हाथ भी आहाना के नाइट सूट के बटन खोलने में लगे थे। दोनों ही अपना होश खो बैठे थे। तभी एकदम से अखिल का फोन रिंग होने लगा। अखिल और आहाना एक दूसरे के होठों से अलग हुए। अखिल ने आहाना की ओर देखा। दोनों इस वक्त जिस हाल में थे, इस हाल में आहाना की नजरें शर्म से झुकती जा रही थी। अखिल ने एक नजर अपने फोन पर डाली। फोन वेद का था। कल निया की सगाई थी और आज वेद का फोन आने का मतलब साफ था कि कल कुछ बुरा होने वाला था। अखिल वेद के फोन को मिस नहीं कर सकता था। उसने पास में रखा हुआ ब्लैंकेट आहाना को उड़ा दिया और खुद उठकर अपनी टी शर्ट पहनने लगा। आहाना ने अखिल को खुद से दूर जाने से नहीं रोका, क्योंकि वे जानती थी कि इस वक्त अगर अखिल उसके पास रहा तो वे खुद पर बिल्कुल काबू नहीं रख पाएगी। इसलिए आहाना ने भी खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट में छुपा लिया और अपने कपड़े ठीक करने लगी। अखिल आहाना के पास आया। उसने प्यार से आहाना के माथे पर किस किया। एक जरूरी काम है, मैं बालकनी में ही हूँ, आप सो जाइए आहाना, अखिल ने कहा। इस वक्त क्या जरूरी काम है अखिल, और फोन किसका है? आहाना ने पूछा। आप फिक्र मत कीजिए, बस आराम कीजिए। कल का दिन भी थका देने वाला होने वाला है, इसलिए भी अच्छे से आराम कीजिए, अखिल ने आहाना के बालों को सहलाते हुए कहा। आहाना ने आगे कुछ नहीं कहा और खुद को अखिल की बाहों में छुपा लिया। अखिल ने भी आहाना को अपनी बाहों में भर लिया और आहाना के सिर पर अपना सिर रख लिया। कुछ देर बाद आहाना सो चुकी थी। आहाना के सोने की तसल्ली होते ही अखिल सावधानी से आहाना के पास से उठा। उसने अपना फोन उठाया और वेद का नंबर मिला दिया। हाँ वेद, बोलो, क्या पता चला? अखिल ने वेद के फोन उठाते ही पूछा। सर, आप जो सोच रहे थे ठीक सोच रहे थे, आपका शक बिल्कुल सही निकला, वेद ने फोन की दूसरी तरफ से कहा। अखिल एक पल को अपनी आंखें बंद की। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें घिर आई थी। रेस्टोरेंट में मोलिका निया की सगाई को लेकर धमकी देकर गई थी। तब से ही अखिल को कुछ खटक रहा था। वेद ने भी उसे पहले ही इत्तला किया था कि मोलिका अकेली नहीं है, उसके साथ और भी कोई है, और वे कौन है उसका पता वेद ने लगा लिया था। वे मोलिका का भाई है सर, मलकीत, वेद ने कहा। मुझे लग ही रहा था कि जरूर मोलिका की अकड़ का कारण मलकीत ही होगा, अखिल ने गुस्से में बालकनी की रेलिंग को पकड़ते हुए कहा। सर, एक और बात है, वेद ने थोड़ा घबराते हुए कहा। अखिल का मन भी थोड़ा घबराने लगा था, क्योंकि इस बार बात उसकी फैमिली की थी।
अहाना पर हुए हमले से अखिल पहले ही परेशान था। क्या बात है वेद? किसी तरह हिम्मत करके अखिल ने पूछ ही लिया। सर वे मलकित, मेरा मतलब है। वेद आज पहली बार अखिल के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था। साफ साफ बोलो वेद। अखिल ने इस बार थोड़ा गुस्से में पूछा। सर वे मोलिका का भाई मलकित निया मैम को पाना चाहता है, किसी भी कीमत पर। बास्टर्ड! चिल्लाते हुए अखिल ने दीवार पर हाथ मारा। और इतना ही नहीं सर, उसने मोलिका से ये भी कहा है कि अगर निया मैम उसकी नहीं हुई तो वे उन्हें उन्हें किसी और का भी नहीं होने देगा। वे उनका मर्डर। वेद इतना ही कह पाया था, उससे पहले ही अखिल चिल्ला पड़ा। बस, बहुत हो गया, इससे आगे मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। अखिल की आंखें गुस्से से दहक रही थी। अब तक उसके मन में घबराहट थी, पर अब अखिल का खून गुस्से से बौखला रहा था। मेरी एक बात सुन लो वेद, उस मलकित के और उस मोलिका के एक एक कदम की मुझे जानकारी होनी चाहिए। अगर मेरे परिवार के एक भी सदस्य को कुछ हुआ ना, तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं अपनी जान दांव पर लगा दूंगा, लेकिन आपके परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा, वेद ने कहा। अखिल से बात करके उसके अंदर भी हिम्मत आ गई थी। मेरी बात ध्यान से सुनो वेद, अगर मछली को पानी से निकालना होता है तो उसे चारा डालना पड़ता है। हमें भी ऐसा ही करना है। हमें मलकित और मोलिका को उनके ही जाल में फंसाना है। अखिल ने सोई हुई आहाना की ओर देखते हुए कहा। आप कहना क्या चाहते हैं सर? मुझे पूरा प्लान बता दीजिए, वेद ने कहा। अखिल ने सारा प्लान वेद को समझा दिया। ठीक है सर, अब आप बाकी का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। और वैसे भी काफी वक्त से आपसे मिलना नहीं हो पाया है। इस मलकित की वजह से आपसे मिलना हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, वेद ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ये काम अच्छे से कर तो लोगे ना वेद? मेरा मतलब, मेरे या अहाना के सामने कमजोर तो नहीं पड़ जाओगे ना? अखिल ने पूछा। इस वक्त बात आपके परिवार की है सर, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा, वेद ने कहा। तो फिर ठीक है वेद, कल मिलते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल नए रूप में। इतना बोलकर अखिल ने फोन कट कर दिया। अखिल के चेहरे पर अब फाइनली मुस्कान थी। अब मौका मिला है असली अखिल सिंघानिया बनने का। अखिल को एक मूवी का डायलॉग याद आ गया जो इस वक्त की सिचुएशन पर फिट बैठता था।